अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। सहाफ़ी जब मशवरे देने लगे उसूल की बात छोड़ के इस्टेब्लिशमेंट को कि रीसेट का बटन दबाएं, तो इसका मतलब है कि वो सहाफ़ी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। इस पे बात करेंगे। इसके साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ वादा माफ़ नहीं बनेंगे। जनरल फैज़ के हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब ने सबूतों के हवाले से क्या बात की है, लेकिन शुरू करते हैं हम मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैंने 3 या 4 वीडियो की थी और उसी दिन हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का भी मुझे याद है, एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात की थी, जो कि वो दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम किसी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपने तौर पर सारा कुछ करेंगे। पहले इस तरह के काफ़ी सारे इत्तेहाद हो चुके हैं, शायद वो PDM की तरफ इशारा कर रहे थे। तो मैंने बहुत पहले ये बात की थी और हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी उस वक्त एक बात की थी कि फजलुर रहमान साहब जो है, जब इस वक्त बात कर रहे हैं कि अपने अलहदा से चलाएंगे, बड़ी मुलाकातें हुई अली मोहम्मद खान, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, और आपस में मुलाकातें और मैसेजिंग भी हुई और नरम गोशा भी रखा इमरान खान के लिए फजलुर रहमान ने। लेकिन मैंने उस टाइम कहा था कि जितने ज़्यादा लोग खुश होते हुए फिर रहे हैं, उनको ज़्यादा खुशी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का रिकॉर्ड है, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो यही है कि अपने हसूल के लिए जो भी उन्होंने टारगेट सेट किया होता है, उसके लिए वो किसी के साथ भी मिल सकते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं। इसी तरह वो जिस तरह किसी ज़माने में नवाज शरीफ के खिलाफ थे, बेनज़ीर के साथ थे, फिर नवाज शरीफ के साथ मिले, और इस तरह करते करते वो मुशर्रफ के साथ मिले, फिर वो उनके खिलाफ हो गए, फिर वो दोबारा जरदारी साहब की तरफ चले गए, फिर उनके खिलाफ हो गए। इसी तरह वो अब इमरान खान की पार्टी के साथ मिले थे, वो कि इमरान खान साहब जेल में है। बहुत ज़्यादा आपस में दूरियां थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने उन दूरियों को कुर्बत में कौन सा बयान दे के किया था, वो था कि यहूदी एजेंट मेरा सियासी बयान था। वहां से कुर्बतें दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन अब वो दोबारा फिर पीछे हटती हुई महसूस हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ले सकते हैं, ताकि जो इमरान खान का अमूमी तौर पर पूरे मुल्क में और खसूसी तौर पर KP में एक जो उनका बयानिया बिकता है, चलता है, उसके अंदर दरार डाली जाए। बंदा अपना रखें, बात हमारे खिलाफ करे, और बीच में बस अंदर कर दिया जाए उसको कि देखें जी, लोग कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ गए हैं। तो फजलुर रहमान साहब अगर वाकई कोई चीज़ हासिल करना चाहते थे, तो उनको मिल के अपोजिशन की साइड पे सारा कुछ मिल के हासिल करना चाहिए था। ये मुलाकातें किस लिए की थी, ये सारे जो कुछ उम्मीदें, बातचीत बनती हुई नज़र नहीं आ रही, वो PTI वाले आते हैं, मैच्योर बात नहीं करते, ये बातें फिर किस लिए की थी? अगर आपकी ख्वाहिश नहीं थी, तो इसका मतलब है कि मकासद कुछ और थे। और अब जब टाइम आया कि अब साथ मिल के चलेंगे सारे, ऐसा ऐसा मुश्किल टाइम हुकूमत पे आ रहा था या मुश्किल टाइम इदारों पे आ रहा था, तो उस वक्त फजल रहमान साहब ने अपनी पतली गली से निकलते हुए राह जो है वो जुदा कर ली है। मैं पहले दिन से इसके ऊपर कह रहा था, किसी दिन कहेंगे तो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस भी दिखा दूंगा। दूसरा, साफ़ी जो है एक तज्जिया देता है, और उस तज्जिए में ग्राउंड फैक्ट्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ वो तज्जिया कभी किसी के हक में हो सकता है, कभी किसी के खिलाफ भी हो सकता है, ग्राउंड फैक्ट्स को मद्देनजर, या फिर देते हैं अपना इंफॉर्मेशन। जिस तरह आजकल कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, इमरान खान साहब वाले साफ़ी जो जाते हैं अंदर, वो ज़ाहिर है उनके बारे में उनसे लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रहे हैं। जरदारी साहब के जो करीबी साथी हैं, वो जाके जरदारी के बारे में कहते हैं, सीधे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ के बारे में जो है वो उनके करीबी साथी आके बताते हैं। वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये सोचा जा रहा है। एक होता है कि ख्वाहिश का इजहार करना, वो किस तरह। अब बिलफर्ज इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, उनके मुकदमे जितनी भी अदालतों में लगे हैं, उनके अंदर से कुछ नहीं निकला। उनकी प्रोसिक्यूशन से लेके उनके एविडेंस तक, उनके ट्रायल जिस तरीके से हुए, सब कुछ करने के बाद जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब की बरियत होना शुरू हो गई, इमरान खान साहब को की ज़मानतें मिलना शुरू हो गई, केस उनके ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो गए। जब केस ख़त्म होना शुरू हुए, तो इस एक नया, फिर जनरल फैज़ वाला तो बिल्कुल अखीर था। 9 मई वाला मामला, कादर ट्रस्ट वाला मामला रह गया। कादर ट्रस्ट वाले की अभी भी बाज़गश्त है। आखिरी उम्मीदें 2 हैं, 9 मई वाला वाक़या, और उसके साथ जनरल फैज़ हमीद वादा माफ अगर गवाह बनते हैं, और उसके साथ कादर ट्रस्ट वाला जो वाक़या है, ये 2 अब आखिरी उम्मीदें हैं। तोशा खाना, साइफर और जितने भी थे वो सब ख़त्म हो गए। तो साफ़ी की मैं बात कर रहा था, जिस वक्त ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब साफ़ियों ने तज्जिया क्या दिया? तज्जिया ये दिया कि आप जजेस जो हैं, वो इस वक्त फैसले जो सुना रहे हैं, वो इमरान खान के हक में सुना रहे हैं। अब ये नहीं बताया कि वो हक में
इस्टेब्लिशमेंट की जिद में सुना रहे हैं फैसले या मेरिट के ऊपर सुना रहे हैं, ये उन साफी सामने नहीं। उनकी बातों से तासुर इस तरह गया जैसे इस्टेब्लिशमेंट की जिद में सुना रहे हैं, मेरिट पे नहीं, ये तासुर क्या बकायदा। तो अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट आएगी, अब वो है जजेस। वो इस्लामाबाद के कुछ जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो अब हर जगह पे उन्हें वो नजर आएंगे। अब ये नहीं बताया कि वो मेरिट के ऊपर है, उनके ऊपर केस बोगस बनाए गए थे। इवन ये तो अपना राना सनाउल्लाह तक मानते हैं कि जल्दी में केस बनाए गए थे, लेकिन आप साफी होने के बावजूद नहीं मान रहे कि केस उनके ऊपर गलत बनाए गए थे, इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जी जज मिल गया इमरान खान के साथ, ओ भाई जज कैसे मिल गया इमरान खान के साथ? अगर आपकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता कुछ सामने, और पता चलता है कि सजाएं जो है वो 24-24 घंटे में कितनी कितनी सुनाई गई हैं, जो एक थ्रू प्रॉपर जिस तरह कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, वो नहीं हुआ। उनको गवाहों की फैसिलिटी उस तरह नहीं दी गई, वकीलों की फैसिलिटी जेल में उस तरह से नहीं दी गई थी, और फैसले जल्दी सुनाए गए थे। जब वो फैसले खत्म हुए मेरिट के ऊपर आके ज्यादती करके फैसले सुनाए गए, वो इनकी नजर में ठीक है। मेरिट के ऊपर अगर सारा प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रायल होने के बाद अगर वो उनके ऊपर फैसले हैं, तो वो जी अदलिया सामने आ गई, अदलिया आ गई। अब इमरान खान के पॉइंट ये अगर अब क्या कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा कह दिया जा रहा है कि आप रीसेट का बटन दबाएं। किसके साथ? जजेस के साथ। मतलब रीसेट का मतलब क्या है? क्या जजेस के ऊपर प्रेशर डाला जाए वो रीसेट है? क्या जजेस को रिश्वत दी जाए वो रीसेट है? क्या जजेस को जनाब साहब डराया धमकाया जाए वो रीसेट का बटन है? आपकी नजर में वो रीसेट का बटन है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं रीसेट का बटन है कि मेरिट जाए भाड़ में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके जजेस जो है वो एका कर लें। तो आप कौन होते हैं ये वाला मशवरा देने वाले? या अगर फिर इसी तरह के मशवरे आप इमरान खान को भी दें, इमरान खान के मामले में आके इमरान खान फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इमरान खान तो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, इमरान खान तो अंदर है, उधर ये चीज चल रही होती है। इधर जहां अगर कोई दूसरा फैसला नहीं ये फंस, या अब इनको रीसेट का बटन दबाना चाहिए। रीसेट का बटन कैसे दबाना चाहिए? आप अगर जजेस जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट आर्मी एक इदारा है, इसी तरह जुडिशरी एक इदारा है। अगर जुडिशरी फैसले इंडिपेंडेंटली कर रही है, बिल बिल फर्ज अगर फर्ज करें, आप उसको कैसे कह सकते हैं रीसेट का बटन दबाएं? रीसेट का बटन है कि आप फिर कह रहे हैं कि मेरिट को साइड पे रखें, मेरिट जाए साइड पे, और जो इंसाफ है उसको भी जरा साइड पे कहीं पर सुला देते हैं। तो रीसेट का बटन दबा के एका करके मिली भगत करके अगर एस्टेब्लिशमेंट जो अपने इरादे इमरान खान को फंसाने के लिए करना चाहती है वो करे, और उसमें जुडिशरी आपका बाकायदा तौर पर साथ देगी। ये किस किस्म का तज्जिया है? ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन है? क्या है? रीसेट का बटन दबाना चाहिए? ये कौन सी सहाफत है कि रीसेट का बटन दबा दें? और ये तो खैर एक चीज़ है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनरल फैज साहब जो है उन्हें कभी उम्मीद है कि वादा माफगुआ नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा जी जब वादा माफगुआ नहीं बनेंगे तो वो इमरान खान के खिलाफ क्यों बयान देंगे? इसके ऊपर उन्होंने फिर उन्होंने कहा जी आप वज़ीर दाखिला थे, राना सनाउल्लाह से पूछा गया क्या आपके पास था उस टाइम कोई शवाहिद थे कि जनरल फैज हमीद साहब क्या क्या करते फिर 9 मई के रिटायरमेंट के बाद से लेकर 9 मई में उन्होंने जो कुछ किया, उनका जो किरदार था? कहते नहीं मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा जी आपको क्या लगता है कि जनरल फैज फंसेंगे, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? कहते जी मैंने जहां तक मेरा अंदाजा है उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा जी आपने देखे हैं या नहीं देखे? उसका भी उन्होंने कोई वाज़ेह तौर पे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि कुछ भी उनके खिलाफ से उस तरह से स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है। तो जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है, वो किस तरह फंसेंगे, किस तरह फंसाया, उनके खिलाफ क्या किया जाएगा? साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो बाद में कुछ सबूत आए हैं, वो बाद में सामने आए हैं। उन्होंने कहा जी बाद में कौन सामने लाया है, किस तरह हुआ, सारा कुछ उस टाइम नहीं थे, उस टाइम के मतलब आपको बाद में कैसे पता चला वो सारा रिकॉर्ड सामने किस तरह आया है? उसकी भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा जी मेरा ख्याल है कि फैज हमीद साहब नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जब नहीं जाएंगे तो फिर इसका मतलब इमरान खान साहब तो फिर वादा माफ, मतलब वो तो नहीं, उनको तो कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, फिर तो फैज हमीद खुद होंगे। और म्यूटनी अगर होती करते हैं या कोई ट्रिजन वगैरह अगर करते हैं जिसकी सजा भी खतरनाक है, तो बकौल राना सनाउल्लाह के फैज, तो ये भी कोई हंडिया जो है वो गलती हुई पकती हुई नजर नहीं आ रही। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी चीज़ उस तरह से सॉलिड इमरान खान के हवाले से उस तरह नजर नहीं आ रहा। वादा माफ हुआ की तो हकीकत वही है जो इसहाक डार साहब ने बताई थी, जो उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ ने मेरे से जो कन्फेशन स्टेटमेंट लिखवाई थी, पता नहीं 24 पेज की 28 पेज की कितने, तो वो तो प्रेशर के तहत थी, वो मजिस्ट्रेट के आगे जाके फिर आजम खान वाली जो स्टेटमेंट थी वो भी आप देख लें, उन्होंने बाद में कह दिया कि मेरे से तो ज़बरदस्ती करवाया गया था, ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। तो ये अभी तक की हकीकत ये है कि कुछ भी इनके पास मौजूद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।